हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आवर्त सारणी को कंप्लीट फिनिश करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कुछ टॉपिक्स बाकी रह जाते उसको भी अपन कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है। और आज के इस लेक्चर से आप लोग देखना, आपको हर कंपटीशन एग्जाम के सवाल देखने को मिलेंगे। स्पेशली ये जो लेक्चर बन रहा है वो ICAR और नीट से ओरिएंटेड बन रहा है दोस्तों। बाकी केमिस्ट्री फील्ड का कोई भी बच्चा यहाँ से वीडियो देख सकता है। प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आवर्त सारणी की। तो आवर्त सारणी के बारे में क्या क्या कहानी पढ़ेंगे उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वैसे पता है आप लोगों को, माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। आज पीरियोडिक टेबल की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल्स क्या होती है, क्यों, किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, क्या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कहानी होती है। इन सभी बातों की अपन आज चर्चा का विषय बनाने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में। क्या टेबल की कहानी क्या होती है, जरा प्लीज आप इधर देखना। कुछ बातें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा प्लीज आप इधर देखें क्या टेबल की कहानी होती है। और आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख पाए, क्योंकि बहुत शानदार बात अपन यहाँ से कवर करने वाले हैं। करेक्ट प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक पीरियोडिक टेबल नज़र आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, ये टेबल क्या शुरू में ऐसी बन गई थी या एक लंबे समय के बाद इस टेबल को हमारे सामने लाया गया। तो इस क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और मुझे लगता है मन में आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कि सर ये टेबल जो हमारे सामने बनी हुई है पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया और उसके बाद में जाके सबसे बाद में इस टेबल का हमको सामना करना पड़ा। इसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। अगर हिंदी के अंदर मैं बात करना चाहूं इसको अपन क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी। कहां चली गई? तो इस आधुनिक आवर्त सारणी की अपन ये बात करेंगे कि किस तरीके से टेबल हमारे सामने आई, क्या अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अपना मत था, क्या उसकी कहानी थी। प्यारे बच्चों जरा आप ध्यान देना, अगर अपन लोग टेबल की बात करना चाहें, ओके माय डियर, अपन टेबल की बात करना चाहें तो अपन इसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आप क्या बोल सकते हो बेटा जिसको? आधुनिक आवर्त सारणी। पहली बात तो ये आपने के सामने क्या बनी हुई है? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी के पिता होते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि प्यारे बच्चों कि सर ये आवर्त सारणी जो आपने बना रखी है, इस आवर्त सारणी का क्या इतिहास रहा है, वो भी प्लीज हमें आप एक बारी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इस आवर्त सारणी के इतिहास के अंदर अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया। और जो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे उनका नाम था लेवोजियर। अब लेवोजियर भाई साहब ने क्या बताया कि इन्होंने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया, अपना वर्गीकरण दिया, तो इन्होंने ये बताया कि जो भी उस टाइम पर तत्व ज्ञात थे उनको इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो धातु और एक अधातु। लेकिन जैसे ही उपधातुओं की खोज हुई, लेवोजियर कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया? फेल कर दिया गया। लेवोजियर के बाद में कड़ी के अंदर अगला वैज्ञानिक आता है प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या बताया? प्राउस्ट ने ये बोला कि जितने भी तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इट मीन्स हाइड्रोजन का जो परमाणविक भार होता है वो एक होता है। इट मीन्स आने वाले जितने भी परमाणु हैं उन सबका जो परमाणविक भार होता है वो फ्रैक्शन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वो हमारे एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, एक पूर्णांक वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। थोड़ा आगे चलते अपन। जैसे ही प्राउस्ट के क्लासिफिकेशन को फेल कर दिया गया बच्चों, इसके बाद में जो अगले वैज्ञानिक थे उनका नाम था दोस्तों डोबराइनर। अच्छा सवाल है। अब डोबराइनर के बारे में थोड़ी सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? डोबराइनर के बारे में थोड़ी सी बात आपको पता होनी चाहिए। डोबराइनर, वैसे आप सबके पास में नोट्स रखे हुए, जिनके पास नोट्स नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8233274909 पे मैसेज कर देवे, आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी।
अब डो ब्राइनर की कहानी क्या थी कि भाई ये ऐसा पहला वैज्ञानिक था, इन्होंने सबसे पहले तत्वों को समूह के अंदर बांटा। इन्होंने सबसे पहले तत्वों को समूह के अंदर बांटा और इनका स्टेटमेंट क्या था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर के अंदर। प्यारे बच्चों, पहले जो अपन बात करने वाले वो बात करने वाले डो ब्राइनर की। अच्छा, सवाल बनने का संभावना यहां से हो जाती है। डो ब्राइनर, प्यारे बच्चों जरा आप ध्यान देना, डो ब्राइनर की अपन बात करते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया और उनके 3-3 के समूह बनाए। सही है, जैसे 3 समूह के एलिमेंट को एक तरफ रख दिया, फिर 3 को अलग रख दिया। सही है, जैसे कि मान के चलो, जैसे ये हमारा एक त्रिक बन गया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हमारा एक त्रिक बन जाता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। हमारा एक त्रिक बन जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमारा एक त्रिक बन जाता है हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी मैंने आपके सामने बनाए हैं ना, इनको बोला जाता है त्रिक। कि दोस्तों क्या बोलेंगे? त्रिक। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन डो ब्राइनर का त्रिक है या फिर नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया और यह बताया कि जो बीच वाला तत्व होता है उसका परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। जैसे कि मान के चलो, आपको पता है प्यारे बच्चों, हमारा जो लिथियम होता है इसका परमाणु भार 7 होता है, सोडियम का हमें पता नहीं, मान के चलो, और पोटेशियम का 39 होता है। तो क्या बताया कि जो बीच वाला तत्व होता है इसका परमाणु भार पहले और अंतिम तत्व के औसत के बराबर होता है। इट मीन अगर आपको सोडियम का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 7 में 39 जोड़ने पड़ेंगे और 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 39 और 7 46 होते, 2 का भाग देंगे तो 23। तो पता क्या चला, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से अगर आप लोग इसकी बात करना चाहो तो इसकी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मान हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, फ्लोरीन का अपने को निकालना है और क्लोरीन का लगभग 35.5 होता है। करेक्ट। तो आप x कैसे निकाल सकते हो, आप 1 में ये जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे ना, तो लगभग 18 के आसपास में इसका परमाणविक भार आ जाएगा। तो पता क्या चला, हर एक का अपना अलग अलग ये स्टेटमेंट था डो ब्राइनर का। तो पहला सवाल ये उठता है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को समूह के अंदर बांटा। तो आप क्या आंसर दोगे, डो ब्राइनर। डो ब्राइनर ऐसे पहले वैज्ञानिक थे इन्होंने तत्वों को समूह के अंदर बांटा। दूसरी वाली बात, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तीसरी वाली बात, इन्होंने क्या किया कि यह बताया कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार होता है पहले और तीसरे के औसत के बराबर होता है। लेकिन सवाल उठता है कि सर इतनी सारी बातें बताने के बाद भी ये फेल क्यों हो गया। इसका रीजन ये जाता कि इन्होंने कुछ ही ट्रिक बना पाया, मतलब कुछ ही तत्वों के 3-3 के समूह बना पाया, सभी तत्वों के 3-3 के समूह नहीं बना पाया। इसलिए भी इसको अपन क्या कर दिया, फेल कर दिया गया। प्यारे बच्चों अटेंशन प्लीज, अटेंशन, स्पेशल अटेंशन। आपको एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं, इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिए कमेंट के माध्यम से। पहला सवाल तो यह है, क्या बन सकता है कि निम्न में से कौन डो ब्राइनर का त्रिक है और कौन नहीं है। पहला सवाल तो आपको यहां से देखने को मिल सकता है। सेकंड सवाल आपको देखने को मिल सकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसको क्या आप डो ब्राइनर का त्रिक बोल सकते हो क्या? इसका आंसर आप कमेंट करना। बढ़िया सवाल है। बाकी 1, 2, 3 और 4 तो मैंने बता दिए हैं। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? अगला जो साइंटिस्ट था भाई साहब वैज्ञानिक की कड़ी के अंदर, उनका जो नाम था न्यूलैंड नाम था। प्यारे बच्चों न्यूलैंड, पढ़ेंगे अपन टेबल को बढ़िया तरीके से। अभी तो इतिहास चल रहा है, इसको पढ़ लो और भूल जाओ। जिनके पास नोट्स नहीं वो मुझे मैसेज कर सकता है 8233274909 के ऊपर। करेक्ट। अब देखना प्यारे बच्चों क्या कहानी बनती है। कहानी ये बनती है कि इसके बाद में कौन आता है, न्यूलैंड भाई साहब आते हैं। न्यूलैंड, पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते बेटा जी, पढ़ लो और भूल जाओ। अभी आपको बोर लगेगा, आपको आता है पहले से, लेकिन टॉपिक शानदार आने वाले। तो न्यूलैंड भाई साहब को ना संगीत का बड़ा शौक था। जिस तरीके से संगीत के 8 स्वर होते, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इधर देखो, सा, रे, गा, मा, पा,
धा नी सा। जिस तरीके से बच्चों संगीत में 8 स्वर होते हैं, पहला स्वर 8वें स्वर के जैसा ही होता है। इट मीन्स जो पहला है वही कौन सा होता है, 8वां होता है। तो पहला सवाल तो उठता है कि जब न्यूलैंड ने अपना नियम दिया, न्यूलैंड ने अपना वर्गीकरण दिया, उस समय पर उत्कृष्ट गैसों की खोज बिल्कुल भी नहीं हुई थी। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे बड़ी कमी न्यूलैंड की ये थी दोस्तों। मान के चलो अपन बात करते हैं लिथियम, फिर लिथियम के बाद में बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पर आती है उत्कृष्ट गैस, लेकिन वो टाइम पे उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। यहां पे सोडियम आता है, इधर मैग्नीशियम आता है, इधर एल्यूमिनियम, इधर सिलिकॉन, इधर फास्फोरस, इधर सल्फर, इधर क्लोरीन, और यहां पर आता है पोटेशियम और यहां पे कैल्शियम। ओके, तो माय डियर होता क्या है कि जो पहला तत्व है वो अपने 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। तो इसका 8वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लेकिन प्यारे बच्चों देखो, दोनों एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, आपको पता है दोनों एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। लेकिन जैसे ही उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई, यहां पर नियोन आ गया जैसे ही, तो पता क्या चला, इसका 8वां कौन बनेगा, नियोन बनेगा। अब बताओ मुझको, क्या नियोन और लिथियम क्या समानता दर्शा सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, अगर समानता दर्शाते इनको एक ही ब्लॉक पे हम रखते हैं। बेटा लिथियम तो हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जबकि नियोन हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, अक्रिय गैस होती है। सो उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद में, बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद, उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद इसको अपन ने क्या कर दिया, फेल कर दिया। दूसरी वाली बात, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि इसके बाद में डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा हो गया न्यूलैंड भाई साहब, करेक्ट। इसके बाद में जो वैज्ञानिक था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, लोथरमेयर। इसको अपन समझते, एक बार फैन चालू कर लूं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एसी तो काम नहीं कर रही भाई साहब, थोड़ा फैन चालू कर लेता हूं दोस्तों ताकि रिलीफ मिले। हाँ प्यारे बच्चों, समझने की आप कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं कि आपने देखा कि किस तरीके से डो ब्राइनर ने अपने क्लासिफिकेशन दिया, न्यूलैंड ने अपना वर्गीकरण दिया। प्यारे बच्चों, इसके बाद में कौन आता है, हमारा लोथरमेयर। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट इसका। अब लोथरमेयर की कहानी क्या होती है, लोथरमेयर ने क्या किया, समस्त तत्वों को इस तरीके से अरेंज किया कि इन्होंने एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाया प्यारे बच्चों, परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य। समझने की प्लीज आप कोशिश करें। तो जो हमारा लोथरमेयर था भाई साहब, लोथरमेयर ने क्या कर दिया, एक ग्राफ बना दिया परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य, और कुछ इस तरीके का ग्राफ उसको प्राप्त हुआ, ऐसा ऐसा। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। तो जब आप लोग इसके अंदर देखोगे तो आपको इस ग्राफ में 4 स्थितियां नजर आती है। एक तो शिखर वाली स्थिति देखो, इसको टॉप बोलते हैं, शीट बोला करते हो। और प्यारे बच्चों, शिखर के बाद में यहां पे आप लोग देखोगे, इसको बोलते असेंडिंग, और यहां पे इसको बोलेंगे डिसेंडिंग। दिस वन असेंडिंग, दिस वन डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। और यहां पे देखो आपके बॉटम आता है, इसको बोलते बॉटम, करेक्ट। तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि एक तो टॉप होता है मतलब शीर्ष, एक हमारा बॉटम होता है मतलब तल, एक हमारा असेंडिंग होता है, एक हमारा डिसेंडिंग होता है। सही, 4 पोजीशन इसने ऑक्यूपाई करी। प्यारे बच्चों याद रखना, जो हमारा टॉप पोजीशन होता है इस पे होता है प्यारे बच्चों ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्षारीय धातुएं। वर्ग नंबर फर्स्ट क्षारीय धातु प्रेजेंट होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। बात समझ में आ रही है? जो हमारी असेंडिंग पोजीशन होती है, जो हमारी असेंडिंग पोजीशन होती है, इस पे होता है ग्रुप नंबर 17, जो कौन होता है, हेलोजन। दोस्तों कौन होता है, हेलोजन। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, हेलोजन में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, यहां पे क्लोरीन आएगा, इधर ब्रोमीन आएगा, इधर आयोडीन आएगा। बहुत बढ़िया। और जो डिसेंडिंग पोजीशन होती है, इन पर होता है ग्रुप नंबर 2, जिसमें कौन आता है, क्षारीय मृदा धातुएं, जैसे बेरिलियम हो गया, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया। और इसकी जो बॉटम लाइन होती है, बॉटम पर प्रेजेंट होता है ट्रांजिशन मेटल और मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन मेटल्स और उपधातुएं।
द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उपधातुएं। तो ये सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकता है भाई साहब। सवाल क्या पूछेगा कि लोथरमेर के ग्राफ के अंदर शीर्ष पर कौन उपस्थित होता है। तो प्लीज आप क्या आंसर दोगे। लोथरमेर के ग्राफ के अंदर शीर्ष पर उपस्थित होता है हमारे ग्रुप नंबर फर्स्ट की धातु है क्षारीय धातु है। सवाल अगला आप लोगों से कर ले कि लोथरमेर के ग्राफ के अंदर असेंडिंग पोजीशन पे कौन होता है। आपका आंसर आएगा सर ग्रुप नंबर 17 वाले तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सवाल उठता है कि डिसेंडिंग पर कौन होता है। आपका आंसर आएगा सर डिसेंडिंग पोजीशन के ऊपर ग्रुप नंबर 2 क्षारीय मृदा धातु है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमारा जो बॉटम होता है, बॉटम पे कौन आता है, बेसिकली ट्रांजिशन मेटल और उपधातुएं प्रेजेंट होती है। ओके माय डियर, क्वेश्चन ऐसे बनने की संभावना हो जाती है। तो इसको एक बार देखें, इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछ ले भाई साहब लोथरमेर का जो ग्राफ होता है किस किस के बीच बना, परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच बना। ओके माय डियर, अपन बात करते कि लोथरमेर को फिर फेल क्यों किया गया। देखो भी बेसिक बातें चल रही है, आपको मजा आने वाला है। कुछ देर आप लोग लेक्चर में बने रहें। अगर आपको ये चीजें पहले से आती है तो भाई साहब इसको स्पीड बढ़ाकर लेक्चर को देखें। करेक्ट। अब सवाल ये उठता कि सर लोथरमेर आ गया, उसके बाद में ये फेल क्यों हो गया। तो आप क्या कहोगे सर कि लोथरमेर ने क्या किया ना, जो ग्राफ बनाया इस ग्राफ में सभी तत्वों को वो अरेंज नहीं कर पाया कि भाई साहब इतने सारे तत्व, ग्राफ छोटा सा, मैं कैसे अरेंज करूं। इसलिए लोथरमेर को अपन ने क्या कर दिया, फेल कर दिया गया। क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये बनेगा कि लोथरमेर का जो ग्राफ होता है, लिख लेना आप लोग भाई चाहो तो, लोथरमेर का जो ग्राफ होता है किस किस के बीच बनाया जाता है। आंसर क्या दोगे, परमाणु आयतन वर्सेस परमाणु भार के मध्य। अगला सवाल, लोथरमेर के ग्राफ के अंदर शीर्ष पर कौन होता है, पूछ सकता है। असेंडिंग पर कौन होता है, पूछ सकता है। आरोही पर कौन होता है, अवरोही पर कौन होता है, और बॉटम पर कौन होता है, एग्जाम में सवाल बन सकता है। आगे अपन बात करते हैं बेटा, जैसे लोथरमेर फिनिश होता है, एक बढ़िया वैज्ञानिक हमारे सामने आते हैं, उनका नाम था मेंडलीव। उनका नाम क्या था, मेंडलीव। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही हम आगे चलते मेंडलीव बाबा आ जाते भाई साहब। अब मेंडलीव की कहानी क्या होती है, मेंडलीव ने दरअसल बहुत अच्छी बातें अपने को बताई और इसकी बातें अपन सुनेंगे, याद हो तो बढ़िया बातें। वैसे याद करने वाली चीजें, समझने वाली चीजें अभी आगे आने वाली है। मेंडलीव ने क्या किया कि मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों को परमाणु भार के आधारित पे क्लासिफाई किया। आपसे सवाल कर ले कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी किस पर आधारित थी। पहला और बढ़िया क्वेश्चन तो ये बनता है, इसकी आवर्त सारणी बेटा जी परमाणु भार पर आधारित थी। इसने बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उस परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते। बढ़िया पॉइंट है दोस्तों, ये पूछ लेता डायरेक्टली कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है किस पर आधारित होती है। तो आप क्या आंसर कमेंट करोगे, इसकी आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित होती है। ओके माय डियर, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, यह भी अपने को पता होना चाहिए। 63 एलिमेंट्स थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर आवर्तों की संख्या कितनी थी, आप कहोगे सर आवर्त तो शुरू से ही 7 थे। वर्ग कितने थे सर, आप कहोगे वर्ग इसके अंदर 8 थे। बात समझ में आ रही है। वर्ग दोस्तों कितने थे, 8 थे। बात समझ में आ गई। सबसे बढ़िया बात, आपसे कोई सवाल कर ले कि पीरियोडिक टेबल के इतिहास में वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्हें हम ज्योतिषी कहते हैं। भाई साहब ज्योतिषी, ज्योतिषी का मतलब क्या होता है, जो भविष्य की बातें जानता हो। तो मतलब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने ये बताया कि जो भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, भविष्य में जो तत्व खोजे जाएंगे उनके लिए इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, यहां से इसको नोट करना। इस पर मैं स्टार लगाता हूं ना, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं उनको नोट करना आप लोग, कि भाई साहब मेंडलीव ने क्या बताया कि जो भविष्य के अंदर तत्व खोजे जाएंगे, मेंडलीव ने उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिया। बढ़िया बात है। मेंडलीव ने खाली स्थान छोड़ा कि इट मीन जो भविष्य में जो तत्व खोजा जाएगा उसको इस खाली स्थान में रखेंगे। तो क्या इसने भविष्यवाणी कर दी क्या, आप कहोगे यस सर। प्यारे बच्चों, इसकी भविष्यवाणी में जो 4 तत्व बड़े कमाल के हैं और मैं बोलता हूं इसको लगाओ। लिखने वाली बात यही है भाई साहब। जैसे एका बोलते अपन, एका, एक तो एका बोरोन होता है। 4 तत्वों को याद करना है। एक होता है एका एल्यूमिनियम होता है,
एक होता है, एक का सिलिकॉन होता है, एक होता है एका मैग्नीज। एका मैग्नीज कि भविष्य में जो एका एल्यूमिनियम था प्यारे बच्चों, एका बोरोन था, इसको तो आपको याद करना है बीएससी। क्या याद करना है दोस्तों? बीएससी। जो एका बोरोन था वो क्या बना? स्कैंडियम। सवाल बन सकता है। एक याद करना है मन तक, जो मन था वो क्या बना? तक। तक मतलब टेक्नीशियम बना दोस्तों। जो एल्यूमिनियम था वो क्या बना? जी। अलगाव से आप याद कर सकते हो, अलगाव से आप याद कर सकते हो। जो सिलिकॉन था वो क्या बना? जर्मेनियम। यस और नोट? ये बढ़िया सवाल है भाई साहब कि एका मैग्नीज निम्न में से कौन होता है? याद करना, टेक्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट। एका बोरोन कौन होता है बच्चों? स्कैंडियम होता है। एका एल्यूमिनियम कौन होता है? गैलियम होता है। और एका सिलिकॉन कौन होता है बच्चों? जर्मेनियम होता है। ये चारों बातें जबरदस्त इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में सवाल बन सकता है। सवाल सुनना और कमेंट के माध्यम में आप आंसर करना प्लीज। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर करें। प्यारे बच्चों, सवाल यह है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं था? ऑप्शन ए टेक्नीशियम, ऑप्शन बी स्कैंडियम, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी गैलियम, या अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं था? ये चार ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको सेलेक्ट करना है इसमें क्या आंसर आने वाला है। तो पता चला मेंडलीव ने कितनी बढ़िया बात बता दी। अब देखो इसके फेल होने का रीजन क्या था वो भी आप लोग सुनते चलो। लिख पाएंगे तो नहीं आप लोगों को, बस खाली आप लोग सुनते चलो। प्यारे बच्चों, मेंडलीव के जो फेल होने का रीजन था वो ये था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन की जो स्थिति थी वो बिल्कुल डिसाइड नहीं थी। दूसरी बात, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर जो आइसोटॉप्स थे, जो समस्थानिक थे, उनके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसके बाद आप लोग ये भी कह सकते हो कि जो जिनके गुण समान थे वो एक ही समूह के अंदर आ रहे थे, और जिनके गुण अलग अलग थे, जिनके समान थे वो अलग अलग समूह के अंदर आ रहे थे, जिनके अलग अलग थे वो एक ही समूह के अंदर आ रहे थे। ये सारी बातें मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष थे। मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, जरा ध्यान देना भाई साहब। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुन लो, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। पहला सवाल यह है कि आवर्त सारणी के पिता कौन? सेकंड सवाल यह है आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन? अगला सवाल यह है कि निम्न में से कौन डो ब्राइनर का त्रिक नहीं है? जो मेरे से क्वेश्चन लेना चाहते हैं वाले मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कुछ सवाल है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। इसके बाद में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, चलो इसको भी अपन देख ले, छोटी सी कहानी, फिर आपको आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे। इसके बाद आता है मोसले। मेंडलीव के बाद दोस्तों कौन आएगा? हेनरी मोसले। यस और नोट? आप लोगों ने कभी आवर्त सारणी देखी होगी तो उस पर मोसले की फोटो लगी हुई है दोस्तों। अब मोसले की कहानी क्या होती है इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं भैया। मोसले ने क्या किया? मोसले ने यह बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे पहला और अहम क्वेश्चन तो यही बनता है कि मोसले की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आप क्या कहोगे? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही सवाल इसका सबसे महत्वपूर्ण होता है भाई साहब। क्या सवाल? कि मेंडलीव की जो आवर्त मोसले की जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित होती है? बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। नोट कर देना इस बात को। इसके अलावा इसकी आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त थे मतलब पीरियड्स, और 9 क्या थे दोस्तों? ग्रुप मतलब वर्ग। यस और नोट? इसके बाद में आता है आधुनिक आवर्त सारणी। इट मींस आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, और दीर्घ रूप में आपको 4 वैज्ञानिक याद करना है, बोर, बेरी, रेंग, वर्नर। इन्होंने आवर्त सारणी का दीर्घ रूप दिया, और यह किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित थी, और वो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको बताना चाहता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माय डियर ध्यान देखना। इसमें अपन सारी बातें समझेंगे, इसमें अपन वो सब बातें देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं।
प्लीज़ इसको हल्का सा ऊपर चले जाओ ना भैया, नहीं जाएगी, छोटी कैसे होती है, इधर गई, ऊपर नहीं जाए, चल जाना प्लीज़। चलो यहाँ तक आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बारे में अपने को नॉलेज देना है, फटाफट आपके सामने आवर्त सारणी होनी चाहिए, सही है। आप सभी के सामने क्या होनी चाहिए, आवर्त सारणी। प्लीज माय डियर अटेंशन होके देखना इस चीज को, यहां से क्वेश्चन एक डेफिनेटली बनेगा। जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं वो जरा बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली एक सवाल बनेगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो इसको पढ़ने से पहले यह चाहूंगा कि आप सबके सामने आपकी कॉपी के ऊपर या कहीं पर आपके पास में आवर्त सारणी होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं बोलूं, जैसे कुछ लिखूं, आपको भी वहां पे लिखना है। पहला सवाल ये उठता है कि जो हमारी ये आवर्त सारणी है, इसके अंदर खड़ी लाइनें कितनी हैं और क्षैतिज लाइनें कितनी हैं। तो जरा मुझे गिन के बता दो फटाफट प्यारे बच्चों। इस आवर्त सारणी के अंदर खड़ी लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो पता क्या चला, इस आवर्त सारणी के अंदर खड़ी लाइनें कितनी होती है, 18। और इन खड़ी लाइनों को बच्चों बोला जाता है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इन खड़ी लाइन को बोलते वर्ग। दोस्तों क्या बोलेंगे, वर्ग। तो पता क्या चला कि इस आवर्त सारणी के अंदर वर्ग कितने होते हैं दोस्तों, 18। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं ये। और आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन गिनोगे तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपको जो आवर्त दिखेंगे वो कितने दिखेंगे दोस्तों, 7। यहां भी आपको 2 दिखेंगे, देखो एक तो दिख रहा है और एक आपको नहीं दिख पा रहा छोटा होने की वजह से। ये तो होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों के, जो कि छठे और 7वें आवर्त में उपस्थित होते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी कितने वर्ग और कितने आवर्त में क्लासिफाई है। आप कहोगे सर 18 वर्ग और 7 आवर्त के अंदर। अगला सवाल कि इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कि ब्लॉक्स कितने होते हैं। आप कहोगे सर 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पहला क्वेश्चन कि जो पहला और दूसरा वर्ग होता है इनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एस ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक बोलेंगे बच्चों। बताओगे आप लोगों को। जो ये वाला ग्रुप है ये सारा का सारा ये आपका क्या है दोस्तों, डी ब्लॉक। ये कौन बना दिया मैंने आपका, डी ब्लॉक। ये कौन सा है, डी ब्लॉक है। ये कौन सा है, एस ब्लॉक है। और यहां पर जो ये आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये कौन सा ब्लॉक है, आपका पी ब्लॉक। और नीचे क्या बना हुआ है, आपका एफ ब्लॉक। तो पता क्या चला आप लोगों को कि आपसे कोई सवाल कर ले कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्ग कितने, आप क्या कहोगे सर 18 वर्ग होते हैं। पूछे आपसे आवर्त कितने, आप क्या कहोगे सर आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। ब्लॉक्स कितने होते हैं, आप कहोगे 4 होते हैं। एसपीडीएफ इनको नाम क्यों दिया जाता है आपको पता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाता है ना उसी के नाम के आधार पर इसका नाम लिखा जाता है। ओके माय डियर। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर अक्रिय गैसों को स्थान दिलाने का श्रेय किसको जाता है, आप कहोगे सर रैम्से नामक वैज्ञानिक को। ओके माय डियर। अब जरा ध्यान देना, इस पहले वाले ग्रुप को बोला जाता है क्षारीय धातु। दोस्तों क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु। ये तो कौन है आपकी, क्षारीय धातु। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, क्षारीय मृदा धातु। यस और नोट, आप कहोगे बिल्कुल आपकी बात सही है सर। ओके मैं बताता हूं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन वाले को निकोजन। क्या बोलेंगे दोस्तों, निकोजन। इसको बोला जाता है चेलकोजन। क्या बोलेंगे, चेलकोजन। इसको बोलेंगे हेलोजन और इसको बोलेंगे अक्रिय गैस या नोबल गैस। ठीक है माय डियर। अक्रिय गैस बोल दो, उत्कृष्ट गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो, शून्य वर्ग बोल दो। करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको यह एक्सप्लेन करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो CuAgAu होता है इनको बोला जा रहा है सिक्का धातु है। काम की बात है छोटी छोटी। CuAgAu को अपन क्या बोलेंगे, सिक्का धातुएं बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके माय डियर। उसके अलावा ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 9 तक ये होते हैं संक्रमण तत्व। इनको अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। जबकि ग्रुप नंबर 12वें को संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता क्योंकि इनमें आपको पता है डी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं। ये संक्रमण तत्व है, ये संक्रमण तत्व बिल्कुल नहीं होता। आगे चलते हैं। इस आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो ओस्मियम की होती है। कितनी, +8। और फिर मैग्नीज की होती है प्यारे बच्चों +7। ये वाला क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है।
पहला मेन मेड एलिमेंट कौन सा होता है? आप कहोगे टेक्नीशियम इज द फर्स्ट मेन मेड एलिमेंट जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया। पूरी आवर्त सारणी के अंदर प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो टंगस्टन को होता है। भाई सर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये भाई फैक्ट है, आप लोग लिख सकते हो। और आवर्त सारणी के अंदर जो मरकरी होती है, ये मरकरी होती है हमारी द्रव धातु। दोस्तों क्या होती है? द्रव धातु मरकरी होती है, और द्रव अधातु क्या होती है? ब्रोमीन होती है। यस और नोट। आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन को बोला जाता है श्वेत, या ऐसे बोलते हैं इसकी स्थिति संभव नहीं है, कभी ये पहले ग्रुप के साथ समानता दर्शाएगा तो कभी ये 7वें ग्रुप के साथ में समानता दर्शाता है। यस और नोट। उसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं सीजियम होता है, सीजियम का परमाणु भार सबसे ज्यादा होता है धातुओं के अंदर, लेकिन अगर फ्रेंशियम की मैं बात कर लूं, फ्रेंशियम का तो सीजियम से भी ज्यादा होता है। इसका 300 लगभग 48 पिकोमीटर होता है और इसको 342 पिकोमीटर होता है। यस और नोट। उसके बाद में अपन लोग बात करना चाहते हैं, आपको जो पीला पीला जो दिख रहा है ना बेटा जी, इनको बोला जाता है उपधातुएं। दोस्तों क्या बोलेंगे? उपधातुएं। उपधातु के इस तरफ सारी क्या प्रेजेंट है आपकी? धातुएं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन एक गैस होती है जो कि अधातु होती है, और इनके इस तरफ कौन प्रेजेंट है बेटा जी? अधातु प्रेजेंट है। यस और नोट। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सवाल ये पूछा गया कि निम्न में से कौन उपधातु है? एक ऑप्शन में जर्मेनियम था दोस्तों। यस और नोट। आपको बात समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा 100 से आगे वाले चीजों का जो नाम है ना, आपको याद ही रखना पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। बड़े काम के नाम हैं, बड़े जबरदस्त नेम है। यस और नोट। सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। तो कुछ बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो डी ब्लॉक की 3D सीरीज सबसे महत्वपूर्ण। डी ब्लॉक की 3D सीरीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। और उसके अलावा पैलेडियम कहां गया दोस्तों? कहां गया? कहां गया? ये रहा। पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। पीडी का, कॉपर का और क्रोमियम का पढ़ेंगे अपन कुछ देर के अंदर। तो कुछ बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसको रफ कर दूं फटाफट स्पीड के अंदर। ध्यान देना बच्चों, बड़े काम की बात है, सुन लो बस। खाली आप लोग सुन भी लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि चीजें बहुत काम की है दोस्तों। अगर आप फील करोगे तो आपको समझ में आएगी, और ये बातें आप लोग पहले से भी जानते हो। देखो प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी के अंदर जो मैं आपको बता दूं, अधिकतम योगदान धातुओं का होता है। और इसके अंदर जो प्यारे बच्चों मेन जो कहानी होती है ना, इसमें 11 तो गैसियस एलिमेंट होते हैं, उसके अलावा 6 एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और बाकी सब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 11 गैसियस एलिमेंट के अंदर एक तो ये पूरा ग्रुप होता है इनर्ट गैस वाला, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। यस और नोट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये रहा हाइड्रोजन। ये 11 गैसियस एलिमेंट होते हैं। 6 द्रव होते हैं। द्रव कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, फ्रेंशियम, 3 तो ये रहे। एक मरकरी होता है चौथा, एक ब्रोमीन होता है 5वां, एक होता है गैलियम 6ठा, और एक 6 तो होते हैं, 6 आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिए। और बाकी सब मेटल प्रेजेंट होती है, आपकी सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगी। मरकरी और ब्रोमीन का सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें जो आप लोगों ने पढ़ ली, इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको समझना है बस खाली। इसके बाद आप लोगों को सारी बातें समझ ली है, प्लीज अटेंशन, पानी वानी पी लो, अब बातें समझने वाली आ चुकी हैं। अभी तक जो आपने देखा है ना, ये आपने देखा है आवर्त सारणी का इतिहास, सही है। चलो आवर्त सारणी का इतिहास आप लोगों ने देखा है प्यारे बच्चों, जरा समझने की कोशिश करो हमारी जो आवर्त सारणी। फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करते रहो, बढ़िया सवाल बनेंगे यहां से। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारी जो आवर्त सारणी होती है, इस आवर्त सारणी के अंदर 7 पीरियड होते हैं। आवर्त कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 7। और जैसे पहला आवर्त हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां, 6ठा और 7वां, ठीक है। पहले आवर्त के अंदर जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या, तत्व कौन कौन होते हैं, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आवर्त में अगर आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा हाइड्रोजन और हीलियम, 2 तत्व प्रेजेंट होते हैं।
दूसरे आवर्त के अंदर आपको दिखेगा लिथियम से लेके नियोन, इसके अंदर 8 तत्व उपस्थित होते हैं। सवाल बन जाते हैं यहां से। तीसरे में होगा दोस्तों सोडियम से लेके ऑर्गन तक, इसके अंदर भी 8 एलिमेंट उपस्थित होते हैं। चौथे के अंदर प्रेजेंट होगा पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक, इसमें 18 तत्व प्रेजेंट होते हैं। अगला होगा रुबिडियम से लेके जीनोन तक, इसके अंदर भी 18 तत्व उपस्थित होते हैं। उसके बाद छठे में होगा सीजियम से लेकर रेडोन तक, इसके अंदर भी हम लोगों के 32 तत्व प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट चालू होता है वो छठे और सातवें होता है। छठे के अंदर लेंथेनोइड्स होता है और सातवें के अंदर एक्टिनोइड्स होता है। 14 एलिमेंट ये होते हैं और 14 एलिमेंट ये होते हैं, कुल मिला के 28 तत्व एस ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। सही है। और यहां पे होगा फ्रेंशियम से लेकर आपका ओजी। दोस्तों क्या होगा फ्रेंशियम से ओजी, आप देखने के बाद इनकम्प्लीट इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर भी 32 तत्व प्रेजेंट होते हैं। तो भाई साहब किसी में 2 है, किसी में 8, 8, 18, 18, 32 और 32। तो इसमें 2 तत्व है, तो इस आवर्त का नाम होता है लघुत्तम आवर्त। क्या बोलेंगे दोस्तों? लघुत्तम आवर्त। करेक्ट। इसमें 8 है तो इसको बोलेंगे लघु आवर्त, इसको भी क्या बोलेंगे? लघु आवर्त। 18 वाले को बोलेंगे दीर्घ आवर्त, इसको भी क्या बोलेंगे? दीर्घ आवर्त। और इसको बोलेंगे दीर्घतम, और इसको भी क्या बोलेंगे? दीर्घतम। यस और नो। पूछ ले सवाल नॉर्मली, अगर आपसे पूछ ले निम्न में से लघु आवर्त, लघुत्तम आवर्त कौन सा होता है? पहला आवर्त। पहले तत्व में कितने, पहले आवर्त में कितने तत्व आप कहोगे? 2। दूसरे में आप कहोगे 8, तीसरे में आप कहोगे 8, चौथे में आप कहोगे 18, पांचवें के अंदर आप कहोगे 18, छठे के अंदर 32, सातवें के अंदर 32। अगला क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहता हूं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से आवर्त में उपस्थित होते हैं? आपका आंसर आ जाए छठा और सातवां आवर्त। ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कहानी, तत्वों का वर्गीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों बोहर का क्लासिफिकेशन, कि बोहर ने जो क्लासिफिकेशन दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, अपन बात करेंगे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। सही है प्यारे बच्चों, ये बोहर का क्लासिफिकेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित था। तत्व सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स मतलब सामान्य तत्व, इतनी इंग्लिश तो आप लोग जानते हो ना भाई साहब। सेकंड था ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट आप लोग हिंदी में लिख सकते हो दोस्तों, संक्रमण तत्व। तीसरा था बेटा जी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब अंतः संक्रमण तत्व। यस और नोट? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब पहला सवाल ये उठता है कि सर नॉर्मल एलिमेंट किसे बोला जाता है? प्यारे बच्चों एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं अपन लोग? सामान्य तत्व बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। यस और नोट? लेकिन जो 18वां ग्रुप होता है उसको अपन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं बोलते, नॉर्मल तत्व बिल्कुल नहीं बोलते। तो पता क्या चला? एस एवं पी ब्लॉक के तत्वों को नॉर्मल तत्व कहा जाता है, लेकिन 18वें वर्ग को छोड़कर। वेरी गुड। ट्रांजिशन की बात करते हैं बेटा जी, संक्रमण नाम क्यों पड़ा सारी बात मैं आपको सिखा दूंगा। डी ब्लॉक के तत्वों को अपन क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व बोलेंगे, लेकिन 12वें ग्रुप को छोड़कर Zn, CD, Hg ये संक्रमण तत्व का ग्रुप बिल्कुल नहीं होता है। तो पता क्या चला कि जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं वो किसको बोला जाता है? वो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोला करते हैं? संक्रमण तत्व बोलते प्यारे बच्चों। लेकिन जो 12वां ग्रुप होता है, 12th ग्रुप को संक्रमण तत्व नहीं बोलते, क्योंकि इनमें कंप्लीटली डी ऑर्बिटल फील्ड होता है। D10 इलेक्ट्रॉनिक इसका विन्यास होता है। जब D10 होता है तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एक होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बोला करते हैं अपन लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। किसको बोलेंगे दोस्तों? एफ ब्लॉक को बोलेंगे। राइटिंग तो गंदी है लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, तो प्यारे बच्चों आपसे आज के बाद कोई क्वेश्चन कर ले कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग या निम्न में से कौन सामान्य तत्व है, याद रखना
एस और पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व बोला जाता है, लेकिन 18वें ग्रुप को छोड़कर, मतलब अक्रिय गैसों को छोड़कर। आपसे पूछ ले कि संक्रमण तत्व कौन सा होता है, आप लोग क्या आंसर कमेंट करोगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं संक्रमण तत्व, लेकिन 12वें ग्रुप को छोड़कर Zn, Cd और Hg, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, आप क्या कहोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अब सवाल उठता है इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, वो एक बार फटाफट देख लो। आपसे कोई क्वेश्चंस कर ले बच्चों, जल्दी से बता दो, आपसे कोई सवाल कर ले, मान के चलो से एक बार बोर्ड चेंज करके देखो क्या, ब्लैक वाला। आपसे कोई सवाल कर ले प्यारे बच्चों, जरा बताना, सवाल ये कर ले कि सामान्य तत्व कौन होते हैं। सवाल क्या कर ले, सामान्य तत्व, तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन 18वें ग्रुप को छोड़कर। वेरी गुड। आपसे पूछ ले संक्रमण तत्व कौन होता है, आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों, संक्रमण तत्व होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन 12वें ग्रुप को छोड़ के। बहुत बढ़िया। आपसे पूछ ले अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है, आप क्या कहोगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यस और नोट। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अपन डिस्कस करते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपन कवर करेंगे। इसको अपन हटा दे, एक बारी डिलीट कर दे, ये क्या हो गया। एक बार इसको हटा दे अपन ना, कि ये पूरी हो चुकी है। एक बारी बच्चों, एक बारी प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ रही होगी, समझने वाली बातें भी आई हैं। आएगा मज़ा पढ़ने का आप लोगों को भाई साहब, मज़ा ही अब आएगा आप लोगों को पढ़ने का। करेक्ट। ये क्या हो गया इसको भाई, मेरे को तो आता भी नहीं साफ करना। दोस्त हट जा प्लीज, हट जाना प्लीज। कैसे नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको भाई, क्या हो गया इसको। अरे भाई साहब क्या हो गया इसको, माय डियर क्या हो गया, एग्जिट, क्या हो गया इसको, ऑल डिलीट, ये क्यों नहीं हट रहा। अरे तेरे को क्या हो गया भाई, तेरे को क्या हो गया। ये आ रहा है, एक बार बंद करके अपन चालू करते हैं ना, एक सेकेंड। ये बंद भी नहीं हो रहा, चलो बंद हो गया। ओके, बिल्कुल आप परेशान मत हो, डोंट वरी माय डियर, अभी कुछ देर में चालू होने वाला है। आप बिल्कुल परेशान मत हो ना, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि दोस्तों समझ नहीं आ है ना, बिल्कुल आप परेशान मत हो ना, चालू होने वाला है थोड़ी देर के अंदर। बोलो आपको बात तो समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। बस आप लोग इतना सा काम करिए, जितनी ज़्यादा हो सके आप मेहनत करिए, है ना बच्चों। चालू क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों ये, बिल्कुल थैंक यू थैंक यू। ओके माय डियर, ओके चलो ठीक है बच्चों, आप परेशान तो नहीं हो रहे बच्चों। ओके तो साथियों मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, अपन जैसे ये वाला बोर्ड ले ले, चलो जो भी आपको ठीक लगे। अब लाइव वीडियो तो है नहीं जो आप मेरे को बता दो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब जो अपन बात करने वाले मेरे दोस्तों,
हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। दोस्तों किसकी बात करने वाले? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। डाल दो बढ़िया हेडिंग, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और एक बार मैं बोर्ड कैमरे को चेक करता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां से काम की बात चालू होती है। जेट एग्जाम 21 का भी सवाल है, यहां से निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा था, बहुत आसान था, सब लोगों ने सही किया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, पर मैं कैमरा चेक कर लेता हूं बच्चों, क्योंकि दरअसल क्या होता है ना, कभी कभी रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाती है और मैं अकेला हूं रिकॉर्डिंग देखने के लिए। एक सेकंड रुकना ना आप लोग, अपन चालू करते क्या कहानी। जब तक आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितने ज़्यादा लोग हो सके अपने से जुड़ सके, है ना। फटाफट क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। अपन एक बार देख लेते हैं बिल्कुल। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल रिकॉर्डिंग चालू है। मैं चाहता हूं आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर को शेयर करें, क्योंकि अब देखो यहां से काम की बात स्टार्ट होने वाली है। अब मैं भी थोड़ा एनर्जेटिक होने वाला हूं, जूस वगैरह मंगा लेता हूं। और ये लंबा बाल, ये बड़ा बाल किसका आ गया भाई साहब? ये कौन है भाई, किसका बाल आ गया? ठीक है चलो, ओके माय डियर, फटाफट अब अपन यहां से बात करना स्टार्ट करते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। प्यारे बच्चों अब आपने जो भी पढ़ा, मजाक में पढ़ा, सीरियसली पढ़ा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट यहां से हमारी बात स्टार्ट हो जाती है, क्वेश्चन यहां से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यह होता है कि अगर कोई तत्व आपके पास मौजूद है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है और उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे विन्यासित करूं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये वाला ट्रेंड आपको फॉलो करना है। प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो प्लीज, आपको ये वाला ट्रेंड फॉलो करना है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 7s, ऐसे क्या आगे चलता रहता है। यस और नोट लिख दो एक दो वैसा में। 6s 6p है ना, 7s 7p, जो भी ट्रेंड आपको फॉलो करना। ये तो सबसे पहले आपको सबको पता है भाई क्या कहानी होती है। आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, आपको पता है प्यारे बच्चों, जो हमारा S सबशेल होता है इसके अंदर एक बॉक्स होता है, P सबशेल में 3 बॉक्स होते हैं क्योंकि भाई PX P PZ होता है, D में होते 7, सॉरी D में 5 होते हैं, और F सबशेल में कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। बोलो आपको बात समझ में आ गई क्या? ये हमारा S सबशेल है, ये हमारा P है, ये हमारा D है और ये हमारा F है। आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया जाता है, 1 2। तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे अपन? आप कहोगे सर 3 ऑर्बिटल्स के अंदर, 3 सबशेल्स के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आपसे पूछे कि 5 में कितने फिल करोगे, तो आप कहोगे सर 5 के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 10। आपसे पूछे कि 7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 7 के अंदर तो हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो S सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या ये, तो S1 से लेकर S2, S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, लेकिन कभी S3 नहीं होगा दोस्तों। P1 से लेके P6, मतलब P1 से P6 के बीच में होगा, P7 कभी नहीं होगा, P8 कभी नहीं होगा। D1 से लेकर D10, इट मींस D1 से D10 के बीच में होगा, D10 भी होगा लेकिन D11 D12 नहीं होगा। यहाँ पे F1 to F14 मतलब 14 के बाद वाला F प्रेजेंट नहीं होता है। F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने आएंगे? 2 6 10 और 14। इलेक्ट्रॉन्स को भरने का तरीका प्यारे बच्चों ये होता है कि सबसे पहले आपको 1s ऑर्बिटल में जाना होता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट फिल हो जाते फिर आपको 2s में आना होता है, 2s के बाद 2p देन 3s में आना होता है, फिर 3p 4s में आना होता है, फिर 3d 4p 5s में आना होता है। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाते हो, यस और नोट। अगर मान के चलो आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 1s में ही भरना पड़ेगा, 2 है तो भी 1s के अंदर भरना पड़ेगा, लेकिन 3 आ जाए तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन आप ऐसे 1s3 नहीं कर सकते, क्योंकि s में कभी 3 नहीं आएगा, s में अधिकतम 2 आएगा।
तो 2 तो यहां भर जाएंगे, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहां भरना है, चौथा भी यहां भरोगे, पांचवा यहां भरोगे, 5 6 7 8 9 10 तक आपको यहां भरने, यस और नोट। फिर उसके बाद में इससे अपने को आगे चलना है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड, ये बातें आप लोग जानते हो। अब मैं कुछ एलिमेंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोगों को ना उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कगार साबित होते हैं, उनका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। दोस्तों क्या नाम है? एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब एस ब्लॉक के तत्वों की मैं बात करना चाहता हूं। जरा आप ध्यान से देखो, बड़ा कमाल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देखो पहली बात कि एस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यह भी बड़ा काम का है प्यारे बच्चों। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फटाफट बता दो। आप सब लोग जानते हो बच्चों, NS1 से 2, ये एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहां पे 2 ट्रेंड फॉलो करने पड़ते हैं, एक होता है NS1 और एक होता है बच्चों NS2, यस और नोट। NS1 जो होता है ये ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए होता है, और जो NS2 होता है प्यारे बच्चों, ये ग्रुप नंबर सेकंड, मतलब क्षारीय मृदा धातुओं के लिए होता है। देखो यहां पे N क्या होता है? N होता है बच्चों आवर्त की संख्या। डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा रहा हूं, आवर्त की संख्या से मान के चलो। मैं सबसे पहले ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करता हूं, उसमें कौन कौन आएगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। N का मतलब होता है आवर्त की संख्या। इट मींस ये पहला आवर्त है, तो क्या लिखोगे? 1s1। दूसरा आवर्त क्या लिखोगे? 2s1। तीसरा आवर्त 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दोगे, तो पता क्या चला? ये हमारे ग्रुप नंबर फर्स्ट का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर मैं ग्रुप नंबर सेकंड की बात करना चाहता हूं, तो आपको पता है बेटा, मांगे, अजी कन्या, सुंदर, बाप, राजी। ये ग्रुप नंबर सेकंड से स्टार्ट होता है, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। N मतलब आवर्त की संख्या, दूसरा आवर्त तो 2s2, तीसरा आवर्त 3s2, चौथा आवर्त 4s2, पांचवा आवर्त 5s2, छठा आवर्त 6s2, सातवां आवर्त 7s2। यस और नोट। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने बाह्यतम कोश का देखा, लेकिन अगर आप लोगों को वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले, तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखना भाई, अगर वो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेता है, तब आप क्या करो? उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखना प्यारे बच्चों कि मान के चलो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया, सोडियम का मान लो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब आप लोगों को ना 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे वो जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आप यहां भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां भर दिए, 6 यहां भर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन आपने यहां भर दिया, तो क्या बनेगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये बन गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान के चलो वो पोटेशियम का पूछ ले, 19 इलेक्ट्रॉन होते पोटेशियम के पास में। अब देखो कितना हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 और 1 19, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2 के बाद में 3p6 और ये 4s1। यस और नोट। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का फुली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग निकाल सकते हो। तो आपसे सवाल कर ले प्यारे बच्चों, एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप क्या कहोगे? NS1 से 2। NS1 ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए और NS2 ग्रुप नंबर सेकंड के लिए। भाई गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है, अरे मेरी तो हालत ही खराब हो गई प्यारे बच्चों। जल्दी से भाई साहब ये वाली बात आपको समझ में आ गई। पूरी बातें आपको जेट में पढ़ रखी है आप लोगों ने, आपको पहले से पूरी बातों का पता है
लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात और करना चाहता हूं आप लोगों से, जरा आप ध्यान देना भाई साहब, क्या कहानी बनती है, देख लो क्या कहानी बनती है प्यारे साथियों। अब अपन जो बात करने वाले वो बात करेंगे पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यस और नोट। देखो क्या कहानी होती है। आपको पता है पी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है? आप कहोगे सर पता है, बिल्कुल हमें अच्छे से जानते हैं, बी सी और दूर लिखते हैं बी सी एन ओ एफ और एन ई। आगे तुम लोग जानते हो, पूरा भरना भाई साहब इसको, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ओके माय डियर। काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओके। फिर कल बाहर आई आरती, नेहा और करीना जीती रहना। ओके। तो प्यारे बच्चों ये हमारा होता है सेकंड आवर्त। कौन सा होता है? सेकंड आवर्त। ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, ये होता है फिफ्थ और ये होता है सिक्स्थ आवर्त। अब पता होना चाहिए कि बस पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP1 से 6, यस और नोट। इट मींस आप लिख सकते हो उसको NH2 NP1, आप लिख सकते हो NH2 NP2, आप लिख सकते हो NH2 NP3, आप लिख सकते हो NH2 NP4, आप लिख सकते हो NH2 NP5, आप लिख सकते हो NH2 NP6, NH2 NP1 से 6। जो NH2 NP1 होता है वो बोरोन परिवार का होता है, NH2 NP2 होता है कार्बन परिवार का, NH2 NP3 नाइट्रोजन परिवार का, NH2 NP4 ऑक्सीजन परिवार का, NH2 NP5 हेलोजन परिवार का, NH2 NP6 वो होता है अक्रिय गैसों का मतलब नियोन वाले परिवार का, यस और नोट। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? NH2 NP1, इसका NH2 NP2, इसका NH2 NP3, इसका NH2 NP4, इसका NH2 NP5, इसका NH2 NP6। N क्या होता है? आवर्त की संख्या। अगर ये दूसरा आवर्त है तो इसका क्या बनेगा? 2s2 2p1, इसका क्या बनेगा? 3s2 3p1, इसका 4s2 4p1, इसका 5s2 5p1 और इसका 6s2 6p1। इसका देखोगे तो 2s2 2p2 3s2 3p2, आगे एक एक p में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाना आप लोग, सही है। इसका सॉरी जैसे इसको सिलिकॉन बोलते हैं इधर, तो इसका क्या बनेगा? 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2 6s2 6p2। इसका क्या बनेगा? 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। इसका क्या बनेगा? 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4। इस तरीके से ये क्या बनता जाएगा, यस और नोट। आपको बस खाली आवर्त की संख्या बढ़ानी है, बस खाली ऊपर से नीचे जाने पर। ये निकल गया मेरा पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आप लोग याद रखना, कोई सा भी सवाल बन सकता है, वो क्या पता आर्गन का पूछ ले, क्लोरीन का पूछ सकता है, पी का पूछ ले, नाइट्रोजन का पूछ ले, किसी का भी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, यस और नोट। तो ये मैंने आपके सामने पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया है, यस और नोट। ओके माय डियर। इसके बाद जो अपन बात करने वाले वो अपन बात करेंगे प्यारे बच्चों, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो देखते आगे वाली क्या कहानी है, ठीक है। चलो
हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इसके बाद अपन जो बात करने वाले दोस्तों, सवाल बनने की संभावना यहीं से होती है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सवाल बनने की संभावना यहां से ज्यादा होती है। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है भाई साहब। सही है, अब डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों बात करना चाहते तो आपको पता है डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बच्चों n-1 d 1 से 10 ns 0 से 2। यस और नोट? किसी किसी बुक में आपको यह भी देखने को मिलेगा n-1 d 1 से 10 ns ये होता है 1 से 2। दोनों बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है कि सर अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाए तब हम किसको टिक करें? तब आपको ऊपर वाले को टिक करना है, ऊपर वाले को टिक करना है, क्योंकि ये पैलेडियम के अंदर ना, पैलेडियम में 4s में, सॉरी पैलेडियम के अंदर क्या होता है कि लास्ट वाले s में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो दैट इसके लिए बनाया गया। पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से पीडी का, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पीडी के लास्ट वाले एस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे डी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक इंपॉर्टेंट। टाइटेनियम, यहां लिखता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों वो 21 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और ये वाला सवाल जेट एग्जाम 2021 का है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है दोस्तों 3d1 4s2। क्रोमियम के ऊपर स्टार लगाना है और कॉपर के ऊपर स्टार लगाना है। इसका क्या होगा दोस्तों? 3d2 4s2, इसका 3d3 4s2, इसका 3d4 4s2। नो माय डियर, एक इलेक्ट्रॉन s से उठकर d में आ जाता है तो 3d5 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इसका क्या बनेगा? 3d5 4s2, इसका 3d6 4s2, इसका 3d7 4s2 और एकदम गंदा सवाल 21 का सवाल है 3d8 4s2 और इसका होता है 3d10 4s1 और इसका 3d10 4s2। ये होती है 3d सीरीज, इसको बोलते हैं 3d सीरीज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यहां पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आप पे गौर फरमाना कि s के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उठ के d में चला जाता है, सो इसका तो क्या बनता है 3d5 4s1 और कॉपर का क्या बनेगा बच्चों 3d10 4s1। ये दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में सवाल बन सकता है। अगला सवाल मैं आपको देके जा रहा हूं, पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे, सुपर इंपॉर्टेंट। पीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कमेंट के माध्यम से बताओगे कि पीडी का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। दोस्तों जरा ध्यान देना, जैसे हमारी टेबल वाला लेक्चर खत्म होगा लगभग 100-200 क्वेश्चंस के एक वीडियो लेके मैं आपके सामने आऊंगा और हो सकता है वो वीडियो लाइव भी चल जाए। सही है, चलो ये अपने डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। अब प्यारे बच्चों जैसे ही आप लोगों ने डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, आप सब लोग निकाल सकते हो। यहां से मैं एक टॉपिक और कवर करवाना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना बच्चों, यहां पे क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। प्लीज बच्चों एक सेकंड आप होल्ड पे रखना ना।
एक सेकेंड ना होल्ड पर रखना। हेलो, एक तो देखो पसीना कमाए ना, हालत ख़राब होगी। और अभी तो 2 घंटा लेक्चर और चल लो, तो यार जूस मंगवा देना पूरी। हाँ तो माय डियर, अब अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ से एक नया टॉपिक क्या बनता है, डायरेक्टली वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप सब लोग जानते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों, एक होता है चुंबकीय आघूर्ण। अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहां से 2-3 कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूं ताकि डी ब्लॉक में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़े। एक तो होता है चुंबकीय आघूर्ण, एक होता है अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय। एक यहां से होता है बेटा जी रंगीन और रंगहीन। 3 चीजें भी बड़ी काम की है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 चीजों को भी हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और ये आपको तभी आएगी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3D1 में सिर्फ डी की बात करता हूं प्यारे बच्चों, 3D1। चलो 4s की बात करता हूं, 4s2। इसका क्या बनेगा, 3D2, फटाफट लिख लो। इसका क्या बनेगा जल्दी से बताओ, 3D3, 4s2। माइक तो चालू है ना यार, हाँ। इसका क्या बनेगा, 3D5, 4s1, 3D5, 4s2, 3D6, 4s2, 3D7, 4s2, 3D8, 4s2, और 3D10, 4s1, और 3D10, 4s1। यस और नोट, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहां से आता है चुंबकीय आघूर्ण वाला। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर √N+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, और N होता है N बराबर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हैं। करेक्ट प्यारे बच्चों। तो आपको बस खाली वही निकालना है। जैसे मान के चलो मैं बात करता हूं, एक सवाल मुझे बहुत पसंद है, मैग्नीज +2 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सवाल, चाहे तो एग्जाम में बने या फिर नहीं बने। अब मैग्नीज +2 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये होता है 3D5 +2 का मतलब S के दोनों इलेक्ट्रॉन स्वाहा हो गए। तो D के अंदर आप लोगों को 5 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं, और आपको पता है 1, 2, 3, 4 और 5। इट मीन्स यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स N का मान कितना आएगा, 5। तो क्या रखोगे फॉर्मूले के अंदर, म्यू बराबर √5, 5 + 2, 5 और 2 7, 7 पंजे 35। तो म्यू का मान क्या आएगा, √35। अब √35 का मान कितना होता है मैं आपको समझाता हूं कि √36 का मान तो 6 होता है, तो 35 का मान लगभग होता है दोस्तों 5.92 के आसपास में। तो Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 5.92। तो याद रखो प्यारे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूले में आप बस खाली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से N का मान निकालो, पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो। जैसे आपसे पूछ लें कि जिंक +2 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो बच्चों D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में 0। तो जब D में आप लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे तो ध्यान रखना, जैसे ही आप लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन को भरा तो आपको यहां पर एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा। इट मीन जब N का मान 0 तो चुंबकीय आघूर्ण भी कितना आएगा, 0। बोलो आपको बात समझ में आ गई क्या। तो चुंबकीय आघूर्ण भी बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, डी ब्लॉक में नहीं पढ़ेंगे इसको। उसके बाद में आता है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुण। प्यारे बच्चों याद रखना, मैं आप सबको पता है
अरे मुझे पता है, आप ऑलरेडी जानते हो, एक बार और सुन लो। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स ध्यान से देखना, अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके युग्मित अवस्था में रहते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित अवस्था में रहते हैं, तो नेचर आपका बनता है डायामैग्नेटिक, मींस प्रतिचुंबकीय। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अयुग्मित दिख गया, वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अयुग्मित दिख गया, नेचर बनेगा पैरामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। मतलब ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए कम से कम एक, और यहां पे सभी इलेक्ट्रॉन कपल्ड दिखने चाहिए, जोड़ों के रूप में दिखने चाहिए। अगला क्वेश्चन कि दोस्तों जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एक भी आपको दिख जाए उसको बोला जाता है रंगीन। सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखेगा, क्या बोलोगे? रंगीन। एक भी दिख सकता है, 2 3 4 5 भी दिख सकते हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में दिखाई देंगे, तो आयन कैसे बनेगा बेटा जी? रंगहीन बनेगा। यस और नोट। सवाल उठता है कि निम्न में से सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्ण किसका होता है? तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्यादा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका रंग दर्शाने की टेंडेंसी भी ज्यादा। ये 3 टॉपिक बड़े काम के हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। देखना आपको एग्जाम में यहां से एक सवाल देखने को मिल जाएगा। एक तो चुंबकीय आघूर्ण प्यारे बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण के अलावा मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लिखा हुआ है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, यहां पे लिखा रंगीन और रंगहीन प्रकृति। तो याद रखना मेरे दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई तो फटाफट यस बोल देना। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई तो फटाफट यस बोल देना। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई तो फटाफट यस बोल देना। यस और नोट मेरे दोस्तों। जरा आप ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? म्यू बराबर √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, और n होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या। कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको सिंगल दिख सकते हैं। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में तुझको दिखाई दे रहे हैं, तू तो क्या बोलेगा? सर प्रतिचुंबकीय है। और किसी आयन के अंदर, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं भाई, किसी आयन के अंदर अगर तेरे को एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो क्या बोलेगा? सर ये तो अनुचुंबकीय भाई साहब, ये तो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है। अगर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में दिखाई देंगे तो बनेगा रंगहीन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन भी तुझे दिख गया तो क्या बन जाएगा? रंगीन बन जाएगा, कलरफुल बन जाएगा। तीनों टॉपिक बड़े जबरदस्त। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, क्रोमियम पे स्टार लगा देना, कॉपर पे लगा देना। लेकिन देखो एग्जाम में निकल वाला सवाल पूछ लिया, जेट एग्जाम 2022 के अंदर। यस और नॉट माय डियर, फटाफट बता दो कमेंट के माध्यम से आपको मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं। जल्दी से बता दो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात चल रही है। क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8233274909 पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर क्वेश्चंस आप लोग दे दीजिए, नोट्स वगैरह आप डाल दीजिए। करेक्ट नंबर लिख लीजिए चाहो तो आप लोग भाई साहब, 82 33 27 4909। और प्लीज़ अगर सच में आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। आगे मैं चलता हूं। देखो एक बड़े काम की बात है मेरे भाई। अरे भाई साहब 100 से अधिक तत्वों का आयुपेक नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 से अधिक तत्वों का आयुपेक नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब। कितने लोगों को ये 100 से अधिक तत्वों के आयुपीएसी नाम लिखने आते हैं? वो कमेंट माध्यम में जाओ और लिख दो यस सर हमें आते हैं। और जिनको नहीं आते वो प्लीज सीख ले, जिनको आते वो स्पीड बढ़ा के वीडियो को आगे लेके चले जाए भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओह माय गॉडनेस, गर्मी क्या कहेगी दोस्तों, गर्मी क्या कहेगी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं।
100 से अधिक तत्वों के आईयूपीएसी नाम, मतलब ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है, लाइक 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन, 118 तक की अपन बात करने वाले हैं। तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कि 0 आ जाए तो बेटा उसको नील बोला जाता है, 1 आ जाए उसको अन्न बोला जाता है, 2 आ जाए उसको बाई बोला जाता है, 3 आ जाए उसको ट्राई बोला जाता है, 4 आ जाए उसको क्वाड बोलेंगे, 5 आ जाए उसको पेंट बोलेंगे, 6 आ जाए उसको हेक्स बोलेंगे, और 7 आ जाए उसको सेप्ट या हेप्ट बोलते हैं दोस्तों, 8 आ जाए उसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 आ जाए उसको ENN बोलते हैं। ठीक, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। एक नंबर को क्या बोला जाता है, और लास्ट में अपनी जेब से इसमें क्या लगाता हूं, सफिक्स, मतलब अनुलग्न लगाता हूं, और अनुलग्न होता है ईयम। दोस्तों क्या होता है, ईयम। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलो आपको 101 का नाम लिखना हो, ये बात शायद आपको पहले भी पता होगी मुझे लगता है, 103 का लिखना हो, 104 का लिखना हो, 105 का लिखना हो, 100, बस ठीक है। 101 का नाम लिखना है, 1 को बोलते अन्न, क्या बोलेंगे, अन्न। 0 को बोलते नील, वापिस 1 को बोलेंगे अन्न, सफिक्स लगेगा IUM, अन्न नील अनियम। क्या नाम होगा इसका, अन्न नील अनियम। और सबका पहला वर्ड निकाल लो, U, एक, N का मतलब नील, वापिस U का मतलब एक, UNU इसका सिंबल बन जाता है। ठीक है, 102 का आप लिखना चाहो तो 1 को बोलेंगे अन्न, 0 को बोलते नील, 2 को बोलेंगे बाई, और लास्ट में क्या लगेगा, ईयम। इसी तरीके से 1 को अन्न, 0 को नील, और 3 को ट्राई, और फिर क्या लगेगा, ईयम। इस तरीके से अन्न, नील, क्वाड, ईयम, अन्न, नील, पेंट, ईयम, मतलब UNB, UNT, UNQ, UNP, यस और नोट। आपको एक काम देकर जाता हूं, आवर्त सारणी के अंदर जो 101 वाला तत्व है उसका नाम क्या, वो यहां लिखना है, 102 वाला क्या उसका नाम लिखना है, 103 वाले का लिखना है, 104 वाले का आपको नाम लिखना है, ऐसे सारे नाम आपको लिखने हैं। तो ये बात भी आपको थोड़ी बहुत पता ही होनी चाहिए मेरे भाई साहब, कि अगर 100 से अधिक परमाणु क्रमांक आ जाए तो उसका IUPAC नाम कैसा लिखा जाएगा, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, चलो ये आपकी कहानी थी 100 से ज्यादा वाले परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ये आपकी कहानी थी भाई साहब, 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ये आपकी कहानी थी मेरे बच्चों। जल्दी से बता दो कहानी का मजा आया या नहीं, जल्दी से कह दो कहानी में मजा आया या फिर नहीं, कहानी में मजा आया या फिर नहीं। ओके, कहानी के अंदर मजा आया या फिर नहीं। ओके, जल्दी से आप लोग बता दो कहानी के अंदर मजा आया या फिर नहीं। ओके, अगर जिनको मजा आ गया, 4 टॉपिक बाकी है, परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोशिश करूंगा पूरी करवाने की, क्योंकि अभी देखो गर्मी से सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है मेरा, है ना। लेकिन टेंशन मत करो, बस 2-4 मिनट का मुझे ब्रेक लेने दो, मैं पानी वानी पी लेता हूँ। तब तक आप लेक्चर को प्लीज़ शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। भाई साहब बड़े काम की बात आपके लिए की जा रही है, पसीनों के अंदर आपके लिए मेहनत की जा रही है, और मुझे लगता है आपको मेरी कही हुई बात समझ में भी आ गई होगी। जल्दी से बता दो क्या जो मैं आपको इतनी सारी बात एक्सप्लेन किया हूं, क्या ये बातें आपको समझ में आई?
अगर आप रिकेप देखना चाहो, मेरे नोट्स आप लेना चाहो, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, जो नोट्स अपने हैं ऑसम नोट्स है, एपिक नोट्स है, बड़े शानदार नोट्स हैं। तो जिनको नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो मेरे नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिए थे, आप उन पे कॉल करके मैसेज करके अपना नाम बताकर आप कहाँ से हो वो बता दीजिए। आपको बिल्कुल बढ़िया पीडीएफ के थ्रू नोट्स मिलेंगे, और आपको क्वेश्चंस भी चाहिए तो आपको हमारे यहाँ से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बट हम ये चाहते हैं कि आप लोग बस खाली सिलेक्शन ले लो भाई साहब। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि जिनके जेट में स्कोर कम हुआ है उनका आईसीआर सिलेक्शन नहीं होता, नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। अपने यहाँ से 4 बच्चे लास्ट ईयर ऐसे थे कि जिनके जेट में बहुत कम नंबर थे, लेकिन चारों आईसीआर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल परेशान मत हो, आप अपना 100% दे दीजिए। रही बात जेट एग्ज़ाम के क्या बोलते हैं कट ऑफ की, तो मैं बात करना चाहूँगा। कट ऑफ मुझे लगता है 250 से लेके 260-65 के आसपास में कट ऑफ रहने वाली है। जब तक हमारा आइडिया है, ज़्यादा भी जा सकती है तो कम भी जा सकती है। लेकिन हम जब रिजल्ट निकाल रहे थे, काफ़ी हमारे जो बच्चे उनके 300 प्लस नंबर है, 350 नंबर है, 345 नंबर है, 354 नंबर है, 320 नंबर है, 328 नंबर है, 329 नंबर है, और 290 नंबर है, 295 है, 302 नंबर है, 315 है, 319 नंबर भी है। मतलब बहुत सारे बच्चे 300 प्लस हैं। बहुत सारे बच्चे 300 350 के आसपास के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बट मुझे लगता है कट ऑफ तो इतनी ज़्यादा जाने वाली है नहीं। अब लोग ऐसा बोल रहे केमिस्ट्री का पेपर टफ था, तो मुझे तो लगा नहीं भाई केमिस्ट्री का पेपर टफ था, एकदम आसान पेपर था भाई साहब। ठीक है, हाँ, बस मोल कॉन्सेप्ट के 4 सवाल उसने डाल दिया जो कि नहीं डालने चाहिए थे। और आप लोगों को पता है कि जितनी अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर मेहनत करी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी रिएक्शंस आपको याद हो गई थी, आपका दिल टूट गया होगा जब एक भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिली। बस एक छोटी सी रिएक्शन थी, विलियमसन ईथर संश्लेषण, और एक थी फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन जो कि बेंजीन की क्लोरीन के साथ में करवा रखा था। भाई साहब, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों को जैसे भी डाउट हो सब्जेक्ट में, टेबल के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप आराम से अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि सब लोग दिल लगा के मेहनत करें। बस अब नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्टिव, या शील्डिंग इफेक्ट भी उसको जानते हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है भाई साहब। इसको तो गजब तरीके से एक्सप्लेन करेंगे भाई साहब, गजब मतलब बस गजब तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसका नाम है प्यारे बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत बढ़िया है भाई साहब, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप हिंदी में लिख सकते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश, या स्लेश करके मैं लिख दूं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हिंदी में आई थिंक बोलते परिरक्षण प्रभाव, और शॉर्ट में बोलते इसको आप जेड इफेक्टिव। इतना प्यारा क्वेश्चन से, ठीक है भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखना भाई साहब, देखो बड़ी काम की कहानी यहां पर। प्रभावी नाभिकीय आवेश, पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि भाई साहब प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इट मीन जेड इफेक्टिव क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके फैक्टर है, क्या कहानी होती है। आप लोगों में से अगर कोई भी एक बच्चा जानता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, वो 2 मिनट का समय निकालकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग भी प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में पहले से जानते हो। फटाफट आप लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में मुझे एक्सप्लेन कर दो, क्या कहानी होती है भाई साहब। जल्दी से एक्सप्लेन कर दो भाई साहब, जल्दी से एक्सप्लेन कर दो, क्या कहानी होती है, क्या कहानी होती है, क्या कहानी होती है। ओके, चलो, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बात करता हूं प्रभावी नाभिकीय आवेश की, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। फिर बस आपको इसके ट्रेंड्स याद करने एटॉमिक साइज के अंदर, पहले इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर जेड इफेक्टिव, यस और नोट। प्यारे बच्चों, लेट सपोज ये हमारा कोई न्यूक्लियस है,
एक एक बात अपन समझेंगे गहराइयों के साथ में। देखना बड़ा काम वाला कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है? शेल्स प्रेजेंट होती है। ऐसे बहुत सारी क्या प्रेजेंट है? शेल्स प्रेजेंट है। यस और नोट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। ये तो हमारा क्या है? न्यूक्लियर। और इसका अपना चार्ज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा जी? न्यूक्लियर चार्ज। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? नाभिकीय आवेश। देखना भाई, ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। मुझको एक बात बताना प्यारे बच्चों, नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिक का जो चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नाभिकीय आवेश। और ये जो हमारी शेल होती है इसको अपन बोलते हैं बाहरी शेल। क्या बोलते हैं बेटा जी? बाहरी कोश बोल दो, बाह्यतम कोश बोल दो, वैलेंस शेल बोल दो, आउटर मोस्ट शेल बोल दो, एक ही बात है भाई साहब, संयोजी कोश। समझना कहानी क्या होती है बच्चों, ठीक? इसको आप क्या बोलते हो? आउटर मोस्ट शेल। या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। सही। और इस वैलेंस शेल में दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, और ये इसकी इंटरविनिंग सेल है। क्या है दोस्तों? आंतरिक शेल है, आंतरिक कक्षा है। यहां भी कौन घूम रहा है? लेट सपोज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान के चलो फिलहाल ये एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर रहा हूं मैं। जब ये अकेला इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है तो इस न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पूरा इसके ऊपर रहेगा। मतलब ये दोनों अट्रैक्शन शो करेंगे, आकर्षण शो करेंगे। अच्छी बात है। अगर इसको मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि मान के चलो मैं हमारी कॉलेज में, मेरी कॉलेज में किसी लड़की को मैं पसंद करता हूं और वो ये हूं दोस्तों, ये तो मैं हूं और मैं किसको पसंद करता हूं? इसको पसंद करता हूं। अगर एक दिन क्या हुआ, मुझे ये लाइब्रेरी के अंदर अकेली मिल गई, मैं क्या करूंगा? इससे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसके अंदर वाले शेल के अंदर भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये भाई साहब भावनाओं के अंदर भे गया, उसको ये नहीं पता कि अंदर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताओ मेरा इंटरेक्शन पहले इनसे होगा कि इनसे होगा? तो आप क्या कहोगे? सर ये तो मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ये तो क्या है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जो आकर्षण बल के मान होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसको भी फील होता है, इसको फील होता है, इसको फील होता है। यस और नोट? बचा कुछा कम से कम इंटरेक्शन इसको भी फील होता है। यस और नोट? तो पता क्या चला कि इस इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, जरा ध्यान से समझना भाई, इन इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, पहला सवाल कि सर इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है जो बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच वाली शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इस इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में जो आकर्षण होना चाहिए था, उस आकर्षण में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उस आकर्षण में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। और उसी कमी को बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। कि इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से ये नाभिक इससे कितना एक्सपीरियंस शो कर रहा है, कितना अट्रैक्शन शो कर रहा है, कितना आकर्षण शो कर रहा है, इसकी अपन क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। कि इन इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो नाभिकीय आवेश में बाह्यतम कोश के मध्य आकर्षण था, उसमें जो कमी होती है उसी को अपन क्या बोला करते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। कमी है लेकिन फिर भी ये इसके प्यार में इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है। यस और नोट? ये एक्चुअल रीजन होता है कि भाई साहब इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में उपस्थित होते हैं। तो इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच
जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन दोनों के अट्रैक्शन में, इनके आकर्षण में जो कमी आती है उसी को अपन क्या बोला करते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। बताओ ये वाली बात आपको पहले क्या पता थी क्या भाई साहब, जिसको इन शॉर्ट आप लोग बोलते हो अरे जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हो बच्चों, जेड इफेक्टिव। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है, बड़ी काम की कहानी होती है। और जेड इफेक्टिव निकालने का एक फॉर्मूला भी अपन देखते हैं बेटा जी, याद करो डायरेक्टली। जेड इफेक्टिव बराबर ये होता है सिग्मा माइनस जेड। क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, सॉरी जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। यहां पे जेड होता है परमाणु क्रमांक, सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या होता है बेटा जी, जिसको अपन निकालते स्क्रीनिंग कांस्टेंट को स्लेटर नियम के द्वारा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना है तो मेरे से कांटेक्ट कर ले। स्लेटर नियम क्या होता है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है परमाणु क्रमांक, सिग्मा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको स्लेटर नियम के द्वारा अपन लोग निकालते हैं। यह होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं रेडियस की। देखना प्यारे बच्चों, कहानी क्या होती है, सुधा जरा। अगर मान के चलो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अरे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो साइज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बच्चों। अब समझते अपन परमाणविक त्रिज्या, वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो भाई साहब, खतरनाक भाई साहब, भी गर्मी बहुत भयंकर हो रही है यार। अब बात करते परमाणविक त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस। भाई सिंगल लेक्चर की बात हुई थी, लेकिन इसका मैं एक लेक्चर और बनाऊंगा, बिकॉज एसी ना थोड़ा सा खराब हो गया है। इसको ठीक करवाने के बाद एक लेक्चर आपको और देखने को मिलेगा। ओके माय डियर। जो अपन बात करने वाले परमाणविक त्रिज्या की बात करने वाले हैं, जो परमाणविक त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है परमाणविक त्रिज्या। सेकंड अपन बात करेंगे, मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है, आवर्ती गुण में अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। अब मेरे को हिंदी तो कम लिखनी आती है भाई साहब। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आवर्ती गुण, इसके अंदर 4 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है गर्मी की वजह से प्यारे बच्चों, प्लीज कोऑपरेट। अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों पहले तो परमाणविक त्रिज्या, एक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधु आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, एक डिस्कस करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता, और एक डिस्कस करेंगे अपन वैद्युत ऋणता। फिर चैप्टर अपना, ये 4 टॉपिक अपने और बाकी है। ओके माय डियर, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, क्योंकि गर्मी की वजह से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है, आपको दिख भी रहा होगा। ओह माय गॉडनेस। चलो तो प्यारे बच्चों जरा मुझको बताना, अगर हम लोग बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें, हम बात करना चाहें परमाणविक त्रिज्या की। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये 4 टॉपिक भी देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों सीरियसली बोल रहा हूँ, गर्मी की वजह से मेरी हालत बिल्कुल खराब हो रखी है। ये मत समझना कि मैं थोड़ा आलस कर गया हूँ, नहीं बच्चों, मुझे आलस करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आपको सच में ये वाला लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ो, स्पीड के अंदर स्पीड बढ़ा के पढ़ा करो, क्योंकि सब चीज़ आपकी पढ़ी हुई है। और जिनको नोट्स वगैरह चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आप कहाँ से वो लिख सकते हो, ठीक है। आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा प्यारे बच्चों, जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आए, जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको चाहिए, कुछ भी कैसी भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ में हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हो, यस और नॉट। तो भाई साहब अभी मुझे लगता है मैं आपके सामने से अलविदा लेने की कोशिश करता हूँ। सो आप पढ़ें, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। ओह माय गॉड।